BSc Part 3, Paper 2, Organic Chemistry, Unit 1, Spectroscopy, Nuclear Magnetic Resonance NMR Spectroscopy by Dr. Chayan Mehta, Associate Professor, Government Girls College, मगरा पूंजला, जोधपुर। आज हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस क्लास में न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है इस बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एक ऐसी परिघटना है जिसके उपयोग से हम कार्बनिक यौगिकों की संरचना ज्ञात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की रेडियो आवृत्ति क्षेत्र की ऊर्जा अवशोषण के द्वारा नाभिक एक स्पिन स्टेट से दूसरी अवस्था में चला जाता है। इस क्षेत्र की ऊर्जा कंपन संक्रमण अवरक्त स्पेक्ट्रमी तथा इलेक्ट्रॉन संक्रमण पराबैंगनी स्पेक्ट्रमी के लिए आवश्यक ऊर्जा से बहुत कम होती है। रेडियो आवर्ती क्षेत्र की ऊर्जा के अवशोषण से नाभिकीय संक्रमण निम्न स्थायी ऊर्जा स्तर से उच्च स्थायी ऊर्जा स्तर में होता है और हमको एक सिग्नल प्राप्त होता है तथा सिग्नल की तीव्रता एवं अवशोषण की आवृत्ति के मध्य खींचा गया ग्राफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम कहलाता है। इस टेक्निक की हेल्प से हम H1, C, F, P आदि न्यूक्लियाई में की उपस्थिति का पता लगाते हैं। जब अणुओं में उपस्थित प्रोटॉन का अध्ययन NMR की सहायता से किया जाता है तो उसे प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रमी भी कहा जाता है। प्रोटॉन हम जानते हैं कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है और उच्च प्राकृतिक बाहुल्यता इसकी होती है। प्रोटॉन की चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रमी यौगिक में प्रोटॉन की संख्या, उसके प्रकार एवं प्रकृति की जानकारी तो देते ही हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और प्रोटॉनिक वातावरण की भी जानकारी हमको इससे मिलती है। NMR टेक्निक में किसी नाभिक या न्यूक्लियस के नाभिक स्पिन न्यूक्लियर स्पिन का मुख्य योगदान होता है। इसका मान नाभिक की द्रव्यमान संख्या और एटॉमिक नंबर पर निर्भर करता है। मास नंबर और एटॉमिक नंबर पर न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यूज डिपेंड करती है। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। इनमें हम देख रहे हैं जैसे हाइड्रोजन में न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर भी विषम है और मास भी विषम है तो इसका स्पिन हाफ है। यहाँ पर सब में जहाँ पर न्यूक्लियर नंबर ऑड है वहाँ पर स्पिन 1/2, 2/3/2, 5/2 है। लेकिन जब दोनों इवन है तो न्यूक्लियर स्पिन का मान 0 है। लेकिन जब एटॉमिक नंबर विषम है तो न्यूक्लियर स्पिन का वैल्यू 1 है। वे नाभिक जिनके अंदर न्यूक्लियर स्पिन का मान हाफ, 3/2, 5/2, 7/2 होता है एक्टिव स्पिन कहलाते हैं तथा NMR में इनकी उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। वे नाभिक जिनमें मान 0 होता है स्पिन इनएक्टिव कहलाते हैं और इनका पता लगाना NMR में मुश्किल होता है। और वे नाभिक जिनका मान 1 होता है एक्टिव स्पिन कहलाते हैं और इनके सिग्नल्स बहुत चौड़े होते हैं जो कि ज़्यादा उपयोगी जानकारी नहीं देते हैं। न्यूक्लियर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और अपनी एक्सिस पर स्पिन करता है। एक्सिस पर न्यूक्लियर स्पिन करता है तथा ये एक छोटा मैग्नेट की भांति काम करने लगता है। जब इस स्पिन प्रोटॉन की किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हम इसको रखते हैं तो ये स्पिन जारी रखते हुए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अक्ष के चारों तरफ घूमने लगता है। जब हम इसको किसी एक्सटर्न बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके एक्सिस के चारों ओर भी न्यूक्लियर घूमने लगता है। वस्तुतः नाभिकीय चुंबक न्यूक्लियर मैग्नेट्स बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अभाव में अनियमित रूप से गति करते हैं, लेकिन जब हम उनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र देते हैं तो वो नियमित रूप से गति करते हैं। ये इस प्रकार से दिखाया गया है कि जब न्यूक्लियाई मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में है तो ये कैसे भी मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखे गए हैं तो ये एक व्यवस्थित मूवमेंट कर रहे हैं। जब किसी प्रोटॉन को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो स्पिन प्रोटॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण 2 में से संभव अभिविन्यास ग्रहण कर सकता है जो 2I+1I के सूत्र से निर्धारित किया जाता है। इसका मान
रखने पर अभिविन्यास की संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। एक अभिविन्यास में तो स्पिन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होता है, जो निम्न ऊर्जा वाली स्थायी अवस्था होती है, तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत वाली अवस्था अस्थायी होती है और उच्च ऊर्जा क्षेत्र वाली होती है। यहाँ पर आपको नाभिक में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के दो अभिविन्यास, निम्न ऊर्जा क्षेत्र और उच्च ऊर्जा क्षेत्र का अभिविन्यास दिखाया गया है। जब नाभिक का निम्न ऊर्जा क्षेत्र वाली अवस्था से उच्च ऊर्जा क्षेत्र वाली अवस्था में संक्रमण होता है, तब ऊर्जा का अवशोषण होता है, और जब नाभिक उच्च ऊर्जा वाली अवस्था से निम्न ऊर्जा वाली अवस्था में वापस आता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। दो ऊर्जा अवस्थाओं के मध्य संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान डेल्टा ई हम इस सूत्र से निकालते हैं। डेल्टा ई इज इक्वल टू गामा एच H0 2 पाई यहाँ, और डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, तो एच न्यू इज इक्वल टू ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो न्यू का मान गामा H0 2 पाई आता है। यहाँ पर म्यू आवृत्ति है, H0 बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य है और गामा स्थिरांक है जिसकी वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 26750 होती है। ऊर्जा प्रदान करने पर प्रोटॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में छलांग लगाता है और कुछ क्षण बाद ऊर्जा निर्मुक्ति के साथ पुनः स्थायी निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। पहली प्रक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है और दूसरी प्रक्रिया में जब वह पुनः आता है तो ऊर्जा का निष्कासन होता है। इस प्रकार प्राप्त सिग्नल या संकेत न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। यहाँ पर हमने एक NMR के स्पेक्ट्रम को दिखा रहे हैं आपको, लघु ऊर्जा क्षेत्र से उच्च ऊर्जा क्षेत्र की ओर। ये जो सिग्नल है ये एक NMR है। इस प्रकार प्राप्त जो NMR स्पेक्ट्रम है उससे हमको 4 तरह की जानकारियां प्राप्त होती है। पहली, सिग्नल की संख्या जो विभिन्न प्रकार के प्रोटॉनों के बारे में बताती है। दूसरी, सिग्नल की स्थिति, यहाँ पर कहाँ स्थित है सिग्नल, वो प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉनिक वातावरण को बताती है। तीसरा, सिग्नल की तीव्रता जो प्रत्येक सिग्नल के अंदर प्रोटॉन की संख्या इंगित करती है। और चौथा, सिग्नलों पर स्प्लिटिंग या स्पिन स्पिन कपलिंग जो पास वाले कार्बन परमाणु पर जो प्रोटॉन है उनके बारे में हमको बताती है। हम इस NMR में प्रोटॉन्स से हमको स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, किंतु किसी भी कंपाउंड में कई तरह के प्रोटॉन होते हैं, जैसे तुल्य और अतुल्य प्रोटॉन, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। वे प्रोटॉन जिनका वातावरण समान होता है, समान सामर्थ्य वाले क्षेत्र में अवशोषित होते हैं, तुल्य प्रोटॉन कहलाते हैं। वे प्रोटॉन जिनका वातावरण भिन्न होता है और अलग अलग सामर्थ्य क्षेत्र में अवशोषित होते हैं, अतुल्य प्रोटॉन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रोमोमीथेन 2 ब्रोमोप्रोपेन और 1 ब्रोमोप्रोपेन में 1, 2 और 3 प्रकार के प्रोटॉन्स हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 1 ब्रोमोप्रोपेन में एक NMR मिलता है क्योंकि एक तरह का प्रोटॉन है। 2 ब्रोमोप्रोपेन में 2 सिग्नल्स मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटॉन ये और ये दोनों 2 तरह के प्रोटॉन हैं। और 1 ब्रोमोप्रोपेन में 3 तरह के प्रोटॉन होने से 3 NMR सिग्नल मिलते हैं। इसी प्रकार से केमिकली और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन भी होते हैं। अणुओं में वे प्रोटॉन जो प्रत्येक दूसरे प्रोटॉन के साथ समान केमिकल शिफ्ट तथा कपलिंग कांस्टेंट हो, चुंबकीय तुल्य प्रोटॉन, मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, चुंबकीय तुल्य प्रोटॉन समान आवृत्ति नेबरिंग कंपाउंड के प्रोटॉनों के साथ एक विशिष्ट स्पिन स्पिन पारस्परिक क्रिया दर्शाते हैं। सभी चुंबकीय तुल्य प्रोटॉन सदैव केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम देखते हैं 2 ब्रोमोप्रोपेन में 6 प्रोटॉन्स हैं जो चुंबकीय तुल्य हैं। इनकी रासायनिक स्थिति केमिकल शिफ्ट भी समान होती है, लेकिन हमने देखा 2 मिथाइल प्रोपीन में कार्बन पर उपस्थित मिथाइल प्रोटॉन के साथ कपलिंग तो समान है, लेकिन 2 मिथाइल समूह के प्रोटॉन चुंबकीय तुल्य नहीं है क्योंकि इनका संलग्न कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन के कारण कपलिंग समान नहीं है, परंतु ये केमिकली इक्विवेलेंट है। इस प्रकार डायफ्लोरोमीथेन, यहाँ पर हमने देखा इसके दोनों प्रोटॉन और दोनों फ्लोरीन चुंबकीय तुल्य हैं, जबकि दूसरी ओर 1,1 डायफ्लोरोईथीन में हम देखते हैं कि दोनों प्रोटॉन और दोनों फ्लोरीन चुंबकीय तुल्य नहीं है और केमिकली तुल्य है। क्योंकि 2 भिन्न भिन्न कपलिंग कांस्टेंट प्रेषित किए गए हैं, इस आधार पर हम केमिकली और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के बारे में समझते हैं। तो आज हमने देखा कि केमिकली
और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या है, उसके पहले हमने देखा कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन कैसे हैं और NMR सिग्नल्स हमको किस तरह से प्राप्त होता है।